हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो जेपीएम कॉइन के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे, जो आप लोग इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। एंड जेपीएम कॉइन की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि अगर जेपीएम कॉइन सिर्फ बैंक्स के लिए है तो क्या ये रिपल के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट बन सकता है और रिपल की प्राइस को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। तो उस सब के बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जेपीएम कॉइन है क्या चीज़। तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन एक यूएस के अंदर बैंक है, मतलब इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बैंक है। बहुत सारी इनकी ब्रांचेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो दोस्तों यहाँ पर एक फ़नी चीज़ ये है कि जेपी मॉर्गन बैंक के जो चेयरमैन एंड सीईओ हैं जेमी डायमंड, उन्होंने 2017 के अंदर बिटकॉइन को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कि बिटकॉइन इज़ अ फ्रॉड। एंड इनके जेपी मॉर्गन बैंक के अंदर अगर कोई क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डील करता है, उसको प्रमोट करता है, तो ये इमीडिएटली अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देंगे। तो इस तरह की इन्होंने 2017 के अंदर स्टेटमेंट दी थी, जहाँ पर इनको फिर काफ़ी क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी की तरफ से हेट्रेड मिली थी। एंड सबसे फनी चीज़ ये कि इन्होंने बोला तो ये था कि बिटकॉइन इज़ अ फ्रॉड, एंड उसके बिटकॉइन को लेके मतलब इनके हमेशा ऐसी अजीब तरीके के स्टेटमेंट्स आते रहे थे। और दूसरी तरफ यहाँ पर ये यूएस के अंदर रेगुलरली पेटेंट्स फाइल करने की कोशिश कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर को लेके, पेमेंट सेटलमेंट को लेके। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर मतलब एक तरह से आप ब्लॉकचेन ही मान लीजिए। एंड तो ये काफ़ी फ़नी चीज़ थी। एंड अब फाइनली बिटकॉइन की तो बुराई करते ही थी, पेटेंट्स फाइल करते रहे, और उसके बाद अभी खुद का अपना कॉइन लेके आ रहे हैं, एक जेपीएम कॉइन, जिसको ये यूज़ करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि जेपीएम कॉइन जो है, इसका कोई आईसीओ नहीं होगा। ये आपको कोई इंसान बेच ही नहीं सकता। रिटेल इन्वेस्टर जैसे मैं, आप या कोई भी आम इंसान इस कॉइन को होल्ड ही नहीं कर सकता। ये जेपीएम कॉइन जो है, ये यहाँ पर जो जेपी मॉर्गन बैंक है, इन्होंने खुद के पर्पस के लिए उसको बनाया। एक तरह से डिजिटल कॉइन होगा, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ये ऐसा डिजिटल कॉइन होगा जो बैंक्स आपस में एक दूसरे के बीच में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उनके किसी काम का नहीं है कॉइन, ना उनको मिलेगा। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखना। लक्ष्मी कॉइन और जियो कॉइन को लेकर पास में वैसे ही स्कैम बहुत आ चुके हैं। अभी ये जेपीएम कॉइन का काफ़ी चल रहा है, तो उसके चक्कर में स्कैम में मत हो जाना। जेपीएम नाम का कोई कॉइन नहीं है जो नॉर्मल इंसान, आप जैसे मेरे जैसे आम लोग, हम उसको यूज़ कर पाए। ये इनके इंटरनल यूज़ के लिए इन्होंने ये कॉइन निकाला है। तो यहाँ पर अब बेसिकली देखते हैं कि इन्होंने जो कॉइन निकाला है वो क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली जेपी मॉर्गन की अगर आप बात करते हैं, इनके बहुत सारी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अलग अलग इनके इन्वेस्टमेंट बैंक हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। तो काफ़ी सारा इनका मतलब नेटवर्क फैला हुआ है। तो जब पेमेंट सेटलमेंट की बात आती है, ट्रांसफर्स की बात आती है, तो करंटली स्विफ्ट मेथड को अगर यूज़ करा जाता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जैसे इंडिया से अगर आप यूएस के अंदर सेंड करोगे, किसी और कंट्री में करोगे, एंड स्विफ्ट भी एक पेमेंट ट्रांसफर मेथड होता है जो कंट्रीज़ के बीच में पैसे ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। तो करंट टेक्नोलॉजी वाइज अगर उसको देखा जाए तो वो बहुत स्लो है आजकल के इतने फास्ट वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर फोन्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह सब इतनी फास्ट स्पीड से एडवांस कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग स्विफ्ट बहुत ही स्लो है। तो वहाँ पर रिप्लेसमेंट तो हर कोई देखने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी लोगों ने रिपल के अंदर भी रिप्लेसमेंट देखा कि उनका रिपल नेट वगैरह, एक्स रैपिड वगैरह से किसी तरह से सोल्यूशन हो सकता है। तो वहीं पर अब जेपी मॉर्गन ने भी अपना खुद का ही यहाँ पर सोल्यूशन निकाल लिया। किसी और ब्लॉकचेन को अडॉप्ट करने से पहले इन्होंने ये देखा कि हम तो खुद का कॉइन ही बना देते हैं ना। एंड जेपी मॉर्गन स्टार्टिंग से ही ऐसा है, बहुत ही शेडी बैंक है, बहुत उल्टे उल्टे काम इन्होंने करे हुए हैं, एंड पब्लिक को तो हमेशा परेशान करके ही रखते हैं ये। एंड अब यहाँ पर खुद का इन्होंने कॉइन निकाला है जो ये अपने इंटरनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर इसको यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं कि ये कॉइन है क्या चीज़। तो एक तरफ तो ये क्रिप्टो करेंसीज की बुराई करते हैं, एंड यहाँ पर इन्होंने जो जेपीएम कॉइन को बनाया है, ये एक इथीरियम का ही फॉर्क है, जहाँ पर ये इथीरियम बेस्ड जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको यूज़ करेंगे, एंड ब्लॉकचेन के ऊपर सेटलमेंट करेंगे। एंड जो इन्होंने ब्लॉकचेन यहाँ पर यूज़ करी है वो इन्होंने करी है क्वारम ब्लॉकचेन। तो एक नॉर्मल बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हो गई, एक क्वारम ब्लॉकचेन हो गई। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? तो नॉर्मली जो ब्लॉकचेन होती है वो इस तरह से काम करती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन हो गई। अभी जो ब्लॉकचेन होती है, इसको पावर कौन देता है? अलग अलग नोड्स, कंप्यूटर्स पे जो नोड्स लोग रन करते हैं, वो इस नेटवर्क को पावर देता है। अब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर होता है क्या, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अगर किसी का पब्लिक एड्रेस आपके पास है तो आप पूरा देख सकते हैं, पैसा कहाँ से आया, किधर गया, पूरा आप ट्रेल फॉलो कर सकते हैं। तो इट इज़ ओपन, मतलब हर कोई देख सकता है। एंड प्लस क्योंकि ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन को यहाँ पर एक तरह से नोड्स इसको सपोर्ट करें प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू, तो ये इसको मैनिपुलेट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ब्लॉक्स पे क्या होता है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन नोट होते हैं, जैसे कि बैंक के अंदर स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शन नोट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर आप ये मान लीजिए ब्लॉक्स के अंदर ट्रांजैक्शन नोट होते हैं। और ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं ये जाके सेव होते हैं नोड्स के ऊपर। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास भी यहाँ पर नोड है बिटकॉइन का, ये मेरा खुद का नोड है यहाँ पर। एंड मेरे पास भी बिटकॉइन की पूरी जो ब्लॉकचेन है, अभी तक जब से बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्टार्ट हुई है और अभी तक करंटली इस सेकंड तक जितने भी ट्रांजैक्शन अपडेट हुए हैं, उसके लिए कि जितने भी ब्लॉक्स बने, वो सारे के सारे ब्लॉक्स मेरे कंप्यूटर के ऊपर सेव्ड है। तो इसी चीज़ को डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं कि यहाँ पर मेरे जैसा एक नॉर्मल इंसान
एक इतने बड़े नेटवर्क का पार्ट बना हुआ है, उसको सपोर्ट कर रहा है, एंड यहाँ पर जो जितने भी ट्रांजेक्शन है मेरे कंप्यूटर के ऊपर सेव्ड हैं, एंड मेरी तरह हज़ारों यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो नोड्स रन करते हैं बिटकॉइन के, और उनके कंप्यूटर्स पे भी पूरा का पूरा जो डेटा होता है ट्रांजेक्शन का वो सेव्ड होता है। तो इसलिए वो उसको और सिक्योर बनाता है कि एक बंदे ने चेंज कर दिया मैनिपुलेट करने के लिए, दो बंदों ने चेंज कर दिया, लेकिन इतने अलग अलग जगह पे लोग हैं, अलग अलग जगह बैठे हुए हैं, नोड्स रन कर रहे हैं, तो कितना डिसेंट्रलाइज्ड हो गया ये, हर कोई इंसान इसको रन कर सकता है। तो वही ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाता है, क्रिप्टो करेंसीज को सक्सेसफुल बनाता है, एंड इसका एक तरह से फेलियर होने से रोकता है। तो ये बेसिक हमारी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन हो गई। लेकिन ये ब्लॉकचेन जो है बैंक्स के लिए तो काम नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर जेपी मॉर्गन बैंक है, वो अगर ओपन ब्लॉकचेन लेके आ जाएंगे तो भाई कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर कोई भी बंदा उसका पार्ट बन जाएगा, वो पूरे ट्रांजैक्शन देख सकता है, सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी। बैंक का तो काम ही ये छुप छुप के सारे काम करने हैं, ये तो सब कुछ सामने होगा तो इनके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन इन्होंने यहाँ पर निकाला कि देखो ब्लॉकचेन तो हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हमको बनानी है हमारी खुद की प्राइवेट ब्लॉकचेन, जिसको हम खुद ही कंट्रोल करें, वो सेंट्रलाइज्ड हो। तो बिटकॉइन है डिसेंट्रलाइज, जहाँ पर ये जेपी मॉर्गन चाहते हैं कि खुद का सेंट्रलाइज्ड ये ब्लॉकचेन लेके आए, तो उसी का नाम इन्होंने रख दिया कोरम ब्लॉकचेन, जो होगी सिमिलर ही कि एक तरह से ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर पेमेंट सेटलमेंट होगा। जैसे यहाँ पर जो भी इनके बैंक के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, आपस में बैंक्स के अंदर ट्रांसफर होंगे, वो सारे के सारे अपने ब्लॉक्स के ऊपर इसको एक तरह से स्टोर करेंगे। एंड यहाँ पर जैसे बिटकॉइन के अंदर कोई भी नॉर्मल इंसान एक नोड रन कर सकता है, उस नेटवर्क का पार्ट बन सकता है, यहाँ पर जो जेपी मॉर्गन बैंक है ये खुद का अपना प्राइवेट नोड्स बनाएगा या प्राइवेट सर्वर्स बनाएगा, जहाँ पर ये पूरी ब्लॉकचेन स्टोर होगी। जैसे यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर मेरे पास नोड है जहाँ पर ट्रांजैक्शन नोट हो सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर जो बैंक है, इस बैंक के पास लिमिटेड 5, 6, 10, 15 जितना सर्वर बनाना चाहते हैं, नोड बनाना चाहते हैं, उस तरह के नोड होंगे जहाँ पर ट्रांजैक्शन एक तरह से नोट होंगे। तो ये इनके लिए खुद का एक प्राइवेट ब्लॉकचेन हो गई, खुद के बैंक्स को सपोर्ट करने के लिए। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरह के प्राइवेट ब्लॉकचेन के, ये बहुत सारे बिजनेसेस ऑलरेडी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में बैंक्स भी इसको काफ़ी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है, ये बिटकॉइन का जो पर्पस है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको एकदम हटा देता है। क्योंकि देखो बैंक के अंदर अगर यहाँ पर नोड्स हैं, ये पूरा का पूरा नोड्स को खुद ये बैंक कंट्रोल कर रहे हैं, कल को अगर ये मैनिपुलेट करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन को मैनिपुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो उसके नोड्स हैं वो नॉर्मल इंसान रन करते हैं, जिनको आप जाके पकड़ नहीं सकते। हजारों में अलग अलग जगह लोग रह रहे हैं, उनको कैसे पकड़ोगे? जैसे मेरे पास ये है यहाँ पर, अगर कल को यहाँ पर मैं इस ब्लॉकचेन के अंदर गड़बड़ करने की कोशिश करता हूँ, कोई ट्रांजैक्शन चेंज करने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। हजारों लोग और हैं जिनके वहाँ पर मैं एकदम से मेरा जो ब्लॉकचेन है वो इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि मैंने मैनिपुलेट करने की कोशिश करी। तो इस तरह से डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिटकॉइन का। तो यहाँ पर इनकी ये सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन लेके आ रहे हैं जो ये इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अंदर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी इंप्लीमेंट करेंगे, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बैंक्स के बीच में ट्रस्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे नॉर्मली। एंड यहाँ पर जो ये ब्लॉकचेन लेके आए हैं, एक तरफ ये क्रिप्टो करेंसीज की बुराई करते हैं, और जो इनकी खुद की क्वारम ब्लॉकचेन है ये इथेरियम का फॉर्क है। तो इथेरियम जो है उसी को फॉर्क करके कॉपी करके इन्होंने खुद की अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन बनाई है। इनफैक्ट इथेरियम एंटरप्राइज अलायंस जो है उसके साथ भी इन्होंने काम किया है, मतलब एक तरह से एक्सपर्टीज लेने के लिए कि किस तरह से हम ब्लॉकचेन को बनाएं। तो फाइनली इनकी ये यहाँ पर ब्लॉकचेन आई है। अब बात यहाँ पर ये करते हैं कि ठीक है, यहाँ पर ये अब कॉइन आने वाला है तो उसका पर्पस क्या होगा। तो बेसिकली अभी इन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम अपने बैंक्स के बीच में, हमारे जो बैंकिंग नेटवर्क है, हमारे क्लाइंट्स हैं, उनके लिए सर्विस यूज़ करेंगे कि हमको अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं बैंक टू बैंक, तो वहाँ पर स्विफ्ट वगैरह की जगह हमारा खुद का जेपीएम कॉइन एक तरह से ट्रांसफर होगा, जो यूएस डॉलर से बैक्ड होगा। जैसे स्टेबल कॉइन होता है वैसे ही, तो कॉइन के अकॉर्डिंग वहाँ पर बैंक जो है एक तरह से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, और उसी के थ्रू हमारे ट्रांजेक्शन नोट होंगे कि किसके पास कितना गया, कहाँ से किधर गया। तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, प्लस उसमें मतलब कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, पैसा भी बच जाएगा। तो ये इनका सिस्टम है। करंटली पब्लिक को किसी तरह से ये एम नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि रिपल भी सेम सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर जो बैंक्स हैं उनकी सर्विसेज यूज़ करके एक तरह से ट्रांसफर वगैरह कर पाएँ, फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाए। तो यहाँ पर अगर जेपी मॉर्गन का खुद का कॉइन आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि रिपल का बिजनेस बंद हो जाएगा? तो अगर लॉजिकली बात करें तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जेपी मॉर्गन एक बैंक के जो एक सोल्यूशन लेके आ रहा है, ये एक तरह से कॉम्पिटिटर फिर भी बन सकता है रिपल का, अगर उस तरह से और आगे अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, अपने जेपी मॉर्गन का जो इनका नेटवर्क है उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि रिपल का यूज केस यहाँ पर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब स्विफ्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं अमेरिका के ऊपर। जब अमेरिका सैंक्शंस लगाता है चीज़ों को लेके, स्विफ्ट के थ्रू वो बहुत सैंक्शंस लगा सकता है। ईरान एक बहुत बड़ा केस है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो वहाँ पर लोग जेपी कॉइन को लेके वैसे भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। जैसे चाइना है, चाइना जेपी कॉइन को लेके कंफर्टेबल थोड़ी ना होगा, अपने बैंक के अंदर वो जेपी कॉइन को क्यों इंटीग्रेट करेगा। रशिया है, वो जेपी कॉइन को क्यों इंटीग्रेट करेगा। ईरान क्यों करेगा, वेनेजुएला क्यों करेगा, बाकी कंट्रीज हैं वो भी क्यों करेंगी। तो यही चीज़ है, अगर उनको करना है तो खुद का अपना कॉइन निकाल लेंगे ना, जैसे जेपी कॉइन ने निकाला है, वो भी इथेरियम का फॉर्क करके निकाल लेंगे अपना खुद का।
तो यहाँ पर रिपल का जो यूज़ केस है, जो सोल्यूशंस प्रोवाइड वो कर रहे हैं, उसका यूज़ ख़त्म नहीं होगा। अभी भी ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज़ रहेंगी जो रिपल की सर्विसेज हैं उसको यूज़ करेंगे। एंड ये ऐसा नहीं है कि एक ऐसा फील्ड है कि यहाँ पर अगर एक ही बैंक आ गया तो वो पूरा का पूरा मार्केट कवर कर लेगा। यहाँ पर जो मार्केट है बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत रिक्वायरमेंट भी है। तो वहाँ पर जो रिपल है वो भी अपनी एक तरह से, जिस तरह से उनकी मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह के क्लाइंट्स वो बनाएगा वहाँ पर वो यूज़ होगा, उस तरह से उनका नेटवर्क फैलेगा। बस बात यहाँ पर ये है कि जेपीएम कॉइन को लेके यहाँ पर जेपी मॉर्गन थोड़ा ट्राई कर रहा है कि ये भी अब ब्लॉकचेन को लेके किसी तरह से पेमेंट सेटलमेंट की जब बात आती है तो ये नेक्स्ट स्विफ्ट बन जाए या ऐसा ऐसा कुछ बन जाए। बट वहाँ पर पहुँचने के लिए अभी इनको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि जब रेगुलेशन की बात आती है, जो इनको लाइसेंसेज वगैरह लेने हैं मेन स्ट्रीम सारी चीज़ें करने के लिए, वो भी अभी तक इन्होंने फाइल नहीं करे और इनकी पेंडिंग ही है। तो ये अभी जस्ट एक प्रोटोटाइप है जो इन्होंने लॉन्च किया, जितना इन्होंने बोला है। आगे जाके सक्सेसफुल होता है तो मे बी थिंग्स माइट चेंज, बट उसका आगे देखा जाएगा। तो ओवरऑल इन दी एंड मेरा कंक्लूजन यही कि अगर आप सोचते हो कि यहाँ पर जेपीएम कॉइन आने से रिपल का यूज केस खत्म हो जाएगा, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। क्योंकि एक तो जेपीएम कॉइन यहाँ पर ये बैंक खुद कंट्रोल करेगा, एंड कोई बैंक अगर कोई चीज़ खुद कंट्रोल करता है तो बाकी बैंक उसको इतनी ईजिली ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी बैंक्स भी ये चाहेंगे ना कि भाई हम इसको क्यों एक तरह से इसकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें, हम खुद ही अपनी बना लेते हैं ना, उसको यूज़ करेंगे। या फिर कोई थर्ड पार्टी होगा उसको लेके फिर वो कंफर्टेबल होंगे, जैसे रिपल हो गया, सऊदी अरेबिया में सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, एशिया के अंदर कर रहे हैं, उस तरह से। तो बेसिकली ये। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जेपी मॉर्गन का जो कॉइन आया है ये क्या चीज़ है। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, ये किसी भी तरह से क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी के अंदर इसको लोग वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इनका खुद का प्राइवेट इंटरनल सोल्यूशन है। बट ये चीज़ एक अच्छी है कि ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो ब्लॉकचेन का यूज़ है, ये यहाँ पर इन बैंक्स को भी पता है कि इसको यूज़ करना ज़रूरी है, इससे बहुत ज़्यादा पैसे सेव होते हैं। एंड ये आइडिया इनको कहाँ से मिला है? ये आइडिया इनको मिला है बिटकॉइन से, क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर पहला अच्छा यूज्ड केस बना है जब पेमेंट सेटलमेंट की बात आती है, और उसी को आप सारे के सारे कॉपी कर रहे हैं। तो इन अ वे अवेयरनेस वाइज इट इज़ गुड। ऑल्दो ये लोग ओपनली ये चीज़ नहीं बोलेंगे कि हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन से आइडिया लेके हमने ये चीज़ कराई, यही बोलेंगे कि नहीं नहीं हम तो ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को बड़ा एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट तो इतने टाइम से था, तब आपने इस ब्लॉकचेन पूरी टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं अडॉप्ट किया? अभी क्यों कर रहे हो जब बिटकॉइन को लेकर इतने प्रूवन केसेस आ रहे हैं? एंड इन दी एंड अपनी ब्लॉकचेन बनानी है तो स्क्रैच से बनाओ ना, इथेरियम का फॉर्क करके क्यों बना रहे हो? तो ये बड़ी फनी चीज़ है। बाकी ध्यान रखना, आईसीओ के चक्कर में स्कैम में मत फंस जाना। जेपीएम कॉइन इनका खुद का बैंक का कॉइन है, ये इंटरनल यूज़ में होगा, लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों मेरे ये व्यू पॉइंट्स हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ नया सीखने को मिला है तो डबल ट्रिपल लाइक करिएगा नए अकाउंट्स बना के। बाकी रिपल को लेके, जेपीएम कॉइन को लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है वो भी आप मेरे को बताना, या इस कॉइन के बारे में या इस पूरे टॉपिक के बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में भी मेरे को बताना। बाकी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मैं रेगुलर कंटेंट डालता रहता हूँ। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स वगैरह में सेंड करता रहता हूँ। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी जल्दी और वीडियोज़ लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।